हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इलास्टिसिटी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में यानी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आइए एक बार क्विक रिकैप देखते हैं उसका। हमने जाना था पिछली क्लास में कि कोई भी सॉलिड बॉडी या तो इलास्टिक होता है या फिर प्लास्टिक होता है। इलास्टिक बॉडी के पास इलास्टिसिटी का बिहेवियर होता है और प्लास्टिक बॉडी के पास प्लास्टिसिटी का बिहेवियर होता है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी बॉडी टेंड्स टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। And in case of plastic body, when deforming force is applied on the body, there is a permanent deformation. Means the body cannot restore its original size and shape. So, इलास्टिक बॉडी को हम लोग को, यानी इस चैप्टर का नाम जैसा कि इलास्टिसिटी है, हम लोग को सिर्फ इलास्टिक बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। उस क्रम में हमने आगे ये जाना था कि कोई भी सॉलिड बॉडी पे जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपने डायमेंशंस को तीन तरह से चेंज कर सकती है। पहला है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट स्ट्रेन जो है को कैटेगराइज किया गया। यानी एक था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसमें आपको बताया गया कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है दैट वाज आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव। एंड सेकेंड स्ट्रेन वाज शियरिंग स्ट्रेन। उसमें आपको बताया गया कि कोई बॉडी पे यदि ऐसा टॉप एंड बॉटम पे यदि इस तरह का फोर्स लगाएंगे, है ना, यानी इस तरह का यदि इस पे फोर्स लगाएंगे इक्वल अपोजिट, आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको बताया गया है कि डिफॉर्मेशन के लिए बॉडी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी नेट फोर्सेस के ऊपर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यदि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगा, डिफॉर्म नहीं होगा। तो यहां हमने जो है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाए। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि ये यूं हो जाएगा, इसका शेप, है ना। तो ये जो एंगल है, यानी दिस डिस्प्लेसमेंट इफ इट इज x एंड द लेंथ इज l, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस इज l एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस टॉप एंड बॉटम इज x, देन x upon l is called shearing strain. It can be represented as tan theta, and since theta is small we can write it as theta, nearly theta in radians. ठीक है, so this was second strain and it is named to be shearing strain, and the corresponding stress was named as the cross sectional area is A, that is F upon A. This is stress, which is stress, shearing stress. And the third strain was volumetric या volume strain, and the corresponding stress was hydraulic stress, which was excess pressure. ठीक है, जिसमें क्या होता था कि किसी फ्लूइड में यदि कोई बॉडी डालते हैं तो इसके ऊपर आपको सब बताया गया, फ्लूइड की प्रॉपर्टी वगैरह बहुत डिटेल में पिछली क्लास में ये सब बातें हुई थी। तो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है और इसकी वजह से इस पे प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर होता है, वो एक्सेस प्रेशर की वजह से यदि इसके वॉल्यूम V में जो चेंज आता है दैट इज डेल्टा V, देन डेल्टा V अपॉन V इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड द stress is delta P, just delta P. Delta P is what? Excess pressure. Say from pressure from inside is P, pressure from outside is P plus delta P. So this delta P is what? The excess pressure, that is called hydraulic stress. ठीक है, so longitudinal strain के corresponding tensile या compressive stress, shearing strain के corresponding shearing stress, volumetric strain के corresponding hydraulic stress या excess pressure. ठीक है, उसके बाद आपको हुक्स लॉ बताया गया। आपको बताया गया फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस स्ट्रेस इज फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, यानी 1676 में रॉबर्ट हुक ने एक लॉ प्रेजेंट किया दैट इज रिलेटेड विद relation between stress and strain.
and he told us that stress is directly proportional to strain. ठीक है, यानी स्ट्रेन को यदि हमें डबल करना है या ट्रिपल करना है या क्वाड्रपल करना है तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेस को भी डबल, ट्रिपल या क्वाड्रपल करना होगा. सो स्ट्रेस, इसको फर्दर हम लिखते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू strain and into some constant, so k into some what, k into strain, k is what, some positive proportionality constant and it is called modulus of elasticity. This proportionality constant is called modulus of elasticity. तीनों ही केस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के केस में इसका नाम यंग मॉडुलस होता है. शियरिंग स्ट्रेन के केस में इसका नाम कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में इसका नाम बल्क मॉडुलस होता है. यह सब बातें आपको पिछली क्लास में बताई जा चुकी हैं. अब आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का रिलेशन, है ना, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे. सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहीं पे मैंने पिछली क्लास. आइए अब हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ कैसा होता है. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो स्टैंडर्ड टेस्ट किया उसमें क्या किया कि एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर ले लिया और उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक वायर लिया ऐसा, इसको सीलिंग से हैंग कर दिया, इस पे फोर्स लगाया F. अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया से A है और इसकी लेंथ फोर्स लगाने की वजह से जरूर कुछ इंक्रीज हुई है, यानी लेंथ हो गई है L प्लस डेल्टा L. तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा भाई? स्ट्रेस हो जाएगा F अपॉन A. और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज मच ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन. रूट ए इसलिए कर रहे हैं ताकि क्रॉस सेक्शन, अगर ये सर्कुलर है तो रेडियस से कंपेयर करेंगे हम, एरिया को तो लेंथ से कंपेयर कर नहीं सकते, इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा. फिर तो इधर मीटर होगा, इधर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो इसके लिए रूट लगा रहे हैं, यानी क्रॉस सेक्शन का जो डायमेंशन है, लाइक अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन इस तरह का है तो लेंथ और विड्थ की कंपैरिजन में वायर की लेंथ इज मच ग्रेटर. ठीक है, तो स्ट्रेस हो गया F अपॉन A और स्ट्रेन क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया डेल्टा L अपॉन L. अब डिफरेंट F हमने अप्लाई किया, फोर्स कोई लगाया तो कोई डेल्टा L कुछ होगा, अकॉर्डिंगली डेल्टा L अपॉन L कुछ और आएगा. F को हम चेंज करेंगे, F अपॉन A कुछ और होगा फिर से, तो अलग अलग F लिया, अलग अलग डेल्टा L आया, अकॉर्डिंगली अलग अलग स्ट्रेस के लिए अलग अलग स्ट्रेन आया. और हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन नोट किया और आइए इस ग्राफ पे हम इसको देखते हैं कि ग्राफ कैसा मिला, है ना. तो ग्राफ कुछ इस तरह बनता है. यहां हम स्ट्रेन दिखा रहे हैं एंड दिस इज स्ट्रेस. फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, जैसा हुक ने कहा था, हुक्स लॉ में हमने पढ़ा कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो ये एक्सपेरिमेंटली जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तब भी हमने यही देखा कि फॉर स्मॉल स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन यदि छोटा है तो हमको ये ग्राफ मिलता है सिंपली अ स्ट्रेट लाइन. देन इट बिकम्स अ कर्व लाइक दिस. और इस तरह का हमको ग्राफ मिलता है. ठीक है, स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ती जाती है, या यूं कहें कि ज्यादा स्ट्रेन के लिए हमको ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना होता है. यदि हम चाहते हैं स्ट्रेन हमको इतना चाहिए तो हमको इतना स्ट्रेस अप्लाई करना होगा, इतना स्ट्रेन चाहिए तो इतना स्ट्रेस अप्लाई करना होगा. सो आइए अब इसको, आइए दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ. सो ऐसा आपके मन में डाउट आ रहा है कि ये ग्राफ कैसे सर आपने प्लॉट कर दिया, तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल कर्व. यह हमें याद करना होगा कि ग्राफ ऐसा होता है,
यहां तक तो हमें पता ही है। आइए इस पॉइंट को यदि मैं नाम दूं, मान लीजिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं ए, जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वहां तक इस पॉइंट को हम बोलते हैं ए। देन हियर इज अ पॉइंट बी, हर पॉइंट का अपना मतलब है बी। दिस पॉइंट इज द टॉप पॉइंट इज डी, पॉइंट डी, एंड दिस पॉइंट इज ई। बी और, इसको डी इसलिए कहा कि बी और डी के बीच में कोई भी एक पॉइंट कहीं पे भी, आइए हम यहां ले लेते हैं, लाइक इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं क्या, सी। सी इज एनी पॉइंट इन बिटवीन बी एंड डी। सो जैसा कि अब तक हम ये जान गए हैं कि ए जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यदि मैं ओ बोल दूं, ओ, तो जो हमारा O से A तक का ग्राफ है, फॉर दिस पार्ट OA ऑफ द कर्व, यानी फॉर पार्ट OA, फॉर OA, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड सो दिस पॉइंट A is called proportionality limit. This point A is called proportionality limit. ठीक है, यानी ये तो इसमें कुछ करना नहीं है अब हम लोग को, इसमें कुछ समझना भी नहीं है। O से A तक हमारा ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी यदि हम स्ट्रेन को चाहते हैं डबल करें, जैसे यहां पे कुछ स्ट्रेन है और इसके करस्पॉन्डिंग हमको इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस करना, अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रेन हम डबल कर दें तो हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रेस भी क्या हो गया, डबल करना पड़ रहा है। तो ये जो है, तो O से A तक स्ट्रेन को यदि डबल या ट्रिपल करना है तो अकॉर्डिंगली हमको स्ट्रेस को भी डबल या ट्रिपल करना होगा। यानी O से A तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और पॉइंट A तक ही हमारा हुक्स लॉ अप्लाई होता है। तो क्या पॉइंट A वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे हम स्ट्रेस यदि रिमूव कर दें तो ये अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाएगा बॉडी, यानी ये वायर पर से यदि हम फोर्स हटा दें तो क्या वायर अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। बट दिस पॉइंट A इज नॉट द लास्ट पॉइंट फॉर विच इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, वायर restores its original size and shape. That point is, the last point is not point A, it is point B. B है वो पॉइंट कि जिस पॉइंट, इस पॉइंट B पे भी यदि हम छोड़ेंगे ना, यानी छोड़ेंगे मतलब ये फोर्स को हम हटा लेंगे तो वायर अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में चला जाएगा। लेकिन A से B तक प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होल्ड नहीं करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन कहां तक होल्ड करता है? सिर्फ पॉइंट A तक। और पॉइंट B क्या है? पॉइंट B वो लास्ट, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस यदि हम इतना अप्लाई करते हैं, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस, यहां इस स्ट्रेस को यदि हम रिमूव कर दें तो वायर अपने ओरिजिनल साइड एंड शेप में चला जाएगा। एंड पॉइंट B इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। Point B is yield point. And sigma y is what? Yield stress. ठीक है, point B is yield point and corresponding stress is yield stress. So this stress, if stress at point B, ये ऐसे लिखें
ऐसे लिखते हैं कि यील्ड स्ट्रेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। क्या लिखते हैं? यील्ड स्ट्रेस किसको कहेंगे हम? इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस which is if removed wire returns या restores its original size and shape। यानी ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसको यदि हम रिमूव कर लें, यानी ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है वायर के ऊपर जिसको यदि हम रिमूव कर लें तो वायर अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में चला जाएगा। यानी इससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद यदि हम उसको हटाते हैं, यानी इससे ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद इस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग अगर इस स्ट्रेस में ए से मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो हमारा फोर्स आ जाएगा। अब उससे ज़्यादा यदि फोर्स हम लगा के और फिर हटाते हैं तो वायर अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में नहीं जा पाएगा। इसको समझने के लिए कोई भी पॉइंट बी और डी के बीच में, डी पी जानते हैं अभी क्या है, तो सी ले लीजिए। मान लीजिए तो सी यदि हमने इतना स्ट्रेस लगा दिया, इतना स्ट्रेस यानी इसके ऊपर का कोई भी स्ट्रेस हमने अप्लाई कर दिया एंड देन अगर हम छोड़ते हैं उसको, उस स्ट्रेस को यदि हम रिमूव करते हैं, वायर के ऊपर से हटाते हैं, तो फिर ये ओरिजिनल साइज एंड शेप में नहीं जाएगा। यहां पर से इस पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको यदि हम रिमूव करते हैं तो देखिए क्या होगा, तब हमारा इतना स्ट्रेन रह जाएगा। यानी दिस स्ट्रेन विल बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट ये कैसा डिफॉर्मेशन है? प्लास्टिक, यानी ये परमानेंट होता है, परमानेंटली इतना डिफॉर्मेशन उसमें हो जाएगा। यानी ओरिजिनल साइज एंड शेप में कब होगा? जब स्ट्रेन हमारा 0 हो जाता है, लेकिन स्ट्रेन हमारा इतना रहेगा। सी यानी इतना स्ट्रेस आपने अप्लाई कर दिया, वी कैन कॉल इट सिग्मा सी, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है सी पॉइंट का, क्योंकि वो बी और डी के बीच का कोई भी पॉइंट है। डी का नाम है, डी क्या है? डी है दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस which can be applied on this wire to increase its strain। वो अभी हम लोग समझते हैं, पहले इस पॉइंट को। तो इसके बीच का, बी और डी के बीच कोई भी पॉइंट सी है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई स्ट्रेस हमने अप्लाई किया है। अब हम उस स्ट्रेस को यदि रिमूव करते हैं तो इतना स्ट्रेन हमारा रह जाएगा, इतना स्ट्रेन, यानी दिस इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दिस इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है। सो सी इज एनी पॉइंट इन बिटवीन बी एंड डी। अब देखिए तो बी, ए और बी के बीच प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन नहीं है कि ए और बी के इस पार्ट के लिए, फॉर पार्ट ए बी, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी मैं यहां लिख देता हूं फॉर ए बी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है। सी के बारे में आप जान ही गए। अब नंबर आता है किसका? पॉइंट डी का। ठीक है। तो पहले आप एक काम करिए, इतनी बात आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर डी पे चलते हैं। अब आइए, हमने पॉइंट ए समझ लिया, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, बी समझ लिया, यील्ड पॉइंट, सी समझ लिया, बी और डी के बीच कोई भी पॉइंट। बी पे यदि हम स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो स्ट्रेन 0 हो जाएगा, यानी वायर अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में चला जाएगा। लेकिन बी से ज्यादा, यानी बी के आगे यदि किसी पॉइंट है, बी पे जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है उससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद यदि हम स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो वायर में स्ट्रेन जो है वो 0 नहीं होगा, वायर अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में नहीं जाएगा। तो अब हम बी से आगे बढ़ते हैं। तो बी से आगे एक चीज और हमको दिखती है कि बी से आगे थोड़ा सा ही स्ट्रेस इंक्रीज करने पर स्ट्रेन में ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। आप देखिए
ग्राफ यदि ऐसा है, जैसे ऐसा स्ट्रेट लाइन है, और उसके बाद यदि मान लो ग्राफ हमने ऐसा बना दिया, एक ऐसे बना दिया, ड्रॉ कर दिया, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें है कि हमको स्ट्रेन में इतना चेंज करने के लिए स्ट्रेस इतना इंक्रीज करना पड़ रहा है। यहां देखिए, इतना ही स्ट्रेन में चेंज करने के लिए स्ट्रेस बस इतना ही इंक्रीज करना पड़ रहा है। यानी इस वाले कर्व में हमने, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि फॉर सेम इंक्रीमेंट इन स्ट्रेन द इंक्रीमेंट रिक्वायर्ड इन स्ट्रेस इज लेसर। यानी इस केस में थोड़ा सा ही स्ट्रेस में इंक्रीज करने पर स्ट्रेन में इंक्रीमेंट उतना हो जा रहा है जितना इस केस में हमको नहीं हो रहा है। इस केस में इतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेस में इतना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यानी ये ग्राफ जैसे जैसे यूं होगा ना, ऐसे झुकेगा, इसका मतलब है कि थोड़ा सा ही स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन में ज्यादा इंक्रीमेंट हो जा रहा है। बात आ गई समझ में? तो बी के बाद ऐसा कुछ हम देखते हैं कि अब हम फोर्स बढ़ाते गए, यानी हम फोर्स बढ़ाते गए तो हमने देखा कि वायर में स्ट्रेन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। पॉइंट बी से ज्यादा, यानी यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं, इसको हम यील्ड स्ट्रेस को स्ट्रेंथ भी कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा यदि हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो हमने देखा कि स्ट्रेस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करने पर स्ट्रेन में ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसा करते करते हम पॉइंट डी तक पहुंचे, यानी इतना जब हम स्ट्रेस हमने अप्लाई किया, दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ फॉर द वायर, फॉर दिस मटेरियल ऑफ द वायर। सो यदि हम इतना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो यहां तक तो हमको स्ट्रेन बढ़ाने के लिए, यानी इस स्ट्रेस, जब तक हमने ये स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर दिया वायर के ऊपर, तब तक हमको स्ट्रेन बढ़ाने के लिए स्ट्रेस क्या करना पड़ रहा था? बढ़ाना पड़ रहा था। यानी हमको स्ट्रेन में यदि इंक्रीमेंट चाहिए था कि और इसकी लेंथ को बढ़ाते हैं तो हमको और फोर्स लगाना पड़ रहा था। लेकिन जब हम यहां तक चले गए, यानी इतना स्ट्रेस जब हमने अप्लाई कर दिया, तो अब हमको और स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या करने के लिए? स्ट्रेन बढ़ाने के लिए हमको स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम पाते हैं कि अब यदि हम इसके बाद अपना स्ट्रेस थोड़ा कम भी करते हैं, घटाते भी हैं, तो भी हमारा स्ट्रेन क्या होते जा रहा? बढ़ता जा रहा। यानी अब देखिए, अब स्ट्रेस और कम भी कर देंगे, यानी अपना फोर्स क्या करेंगे? कम करेंगे, तो भी हमारा स्ट्रेन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी यदि हमको इतना स्ट्रेन चाहिए ना, इतना स्ट्रेन चाहिए यदि हमको इतना, तो हमको स्ट्रेस कितना अप्लाई करना होगा? अल्टीमेट स्ट्रेस से कम। यानी अब हम अपना स्ट्रेस, यानी ये फोर्स जो है वो कम करते जाएंगे, तो भी हमारा स्ट्रेन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और पॉइंट ई क्या है? तो पॉइंट ई है फ्रैक्चर पॉइंट। यहां तक जब हमारा स्ट्रेन पहुंचेगा तो ये मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा? वायर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ये फ्रैक्चर हो जाएगा। सो पॉइंट ई इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। पॉइंट ई इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट एंड पॉइंट डी आप लिख चुके हैं। अभी मैं पूरा एक साथ दिखा दूंगा आपको, छोटा कर देता हूं, अल्लाह ये कर ही देता हूं। ठीक है। सो पॉइंट डी इज, दिस पॉइंट डी इज कॉल्ड सिग्मा यू। सिग्मा यू इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ या स्ट्रेस। सो पॉइंट डी के बाद यदि हम स्ट्रेस को कम करते हैं तो भी हमारा स्ट्रेन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी स्ट्रेन ज्यादा, इतना स्ट्रेन करने के लिए, यानी डी के पे जो स्ट्रेन है, डी
अल्टीमेट स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है उससे ज्यादा स्ट्रेन प्राप्त करने के लिए हमको स्ट्रेस को क्या करना है, घटाना है। और घटाते गए, स्ट्रेस घटाते यानी फोर्स घटाते गए तो भी हमारा स्ट्रेन बढ़ता गया, और पॉइंट ई पे आते आते यानी पॉइंट ई इज व्हाट, ई इज फ्रैक्चर पॉइंट, यहां पर आते आते वायर हमारा टूट जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज देखिए कि पॉइंट डी और पॉइंट ई, इन दोनों के बीच डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, यानी ये जितने दूर होंगे वायर, हमारा वायर का जो मटेरियल है वो उतना ज्यादा क्या होगा, डक्टाइल होगा। और यदि डक्टाइल किसको कहते हैं, डक्टाइल मतलब उतना लचीला होगा। और यदि डी और ई पास पास होंगे मतलब उतना जल्दी ये टूट गया, मतलब उसको क्या कहेंगे, ब्रिटल। सो पॉइंट डी क्लोजर, यानी इफ points D and E are closer या close to each other, the material is called brittle. मटेरियल को क्या कहते हैं, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। brittle. And if D and E are far apart, यदि ये दूर दूर हैं, the material is called ductile. तो मटेरियल को क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। ब्रिटल मतलब कठोर, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ब्रिटल मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं भाई, तो ब्रिटल मटेरियल जैसे कि ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास, या कास्ट आयरन मतलब कच्चा लोहा। तो कोई एग्जाम्पल कभी पूछ ले एग्जाम में, किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं आपके में भी, वैसे तो पूछता नहीं है लेकिन कभी पूछ दे तो याद रहना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे एक दो। ऐसे ही डक्टाइल के लिए आपका हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा डक्टाइल, कॉपर हो जाएगा डक्टाइल, माइल्ड स्टील। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं। सो इतनी सारी बातें हैं इस ग्राफ के बारे में, सब बहुत अच्छे से आपने समझा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ये अभी आपको छोटा दिख रहा होगा क्योंकि पहले आप इसको नोट कर चुके हैं, तो वीडियो पॉज करके आप नोट करिए। ये अल्टीमेट एक बार और मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फटाफट पहले देख लीजिए तब नोट करिएगा। ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, O से A तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये यदि थीटा है तो दिस tan थीटा इज व्हाट, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। tan थीटा इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यू नो द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो A के बाद अब और स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो B तक, B वो लास्ट पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उस दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच इज इफ रिमूव्ड वायर रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। उससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद वायर अपना ओरिजिनल साइज शेप नहीं रिस्टोर कर सकता, फिर छोड़ने पर उसमें एक परमानेंट सेट आ जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। फिर B से आगे हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाता है, और ऐसा कहां तक होता है, D तक होता है। और फिर पॉइंट D पे जो स्ट्रेस है दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, उससे ज्यादा स्ट्रेस आप वायर पर अप्लाई नहीं करेंगे स्ट्रेन बढ़ाने के पर्पज से, क्योंकि उससे ज्यादा स्ट्रेन के लिए अब हमको स्ट्रेस को क्या करना है, घटाना है।
बढ़ाना नहीं है, घटाना है। तो हमने स्ट्रेस को क्या किया, फर्दर घटाया, उसके बाद भी हमारा स्ट्रेन बढ़ रहा है। पॉइंट ई वो पॉइंट है जहां पर हमारा वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी पॉइंट ई इज फ्रैक्चर पॉइंट। सिग्मा यू इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेस। एंड इफ पॉइंट्स डी एंड ई, वो तो सिंपल सी बात है, यदि ज्यादा देर से बहुत ज्यादा तनने के बाद टूटेगा, स्ट्रेन ज्यादा यदि ये वियर कर सकता है टूटने से पहले, इसका मतलब है कि वो मटेरियल क्या है, लचीला है, डक्टाइल है। और यदि ये दोनों पास पास हैं, पॉइंट डी और ई, इसका मतलब जल्दी टूट गया, कठोर है, ब्रिटल है। सो ब्रिटल का एग्जांपल के तौर पे ग्लास और कास्ट आयरन याद रखिए, और डक्टाइल के लिए गोल्ड, कॉपर और माइल्ड स्टील याद रखिए। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए। और इसके बाद अब हम एक एक केस को डील करेंगे, यानी एक एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपको बताया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन shear कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, एंड देन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक एक करके हमको देखना है। चलिए फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए हम जानेंगे मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, है ना। मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी आपको मैंने बताया, मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी हुक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, हुक्स लॉ में हमने पढ़ा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। दिस मॉडुली इज व्हाट, प्लूरल ऑफ मॉडुलस। ठीक है, तो तीन तरह का मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी होगा। एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के केस में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियरिंग स्ट्रेन के केस में शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। और वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेन के केस में ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम जनरली बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग को एक एक करके जानना है डिटेल में। आइए सबसे पहले हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जानते हैं। सो नाउ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए एक्सपेरिमेंटली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन मिला क्या कि स्ट्रेस चाहे टेंसाइल हो या कंप्रेसिव, यदि उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो स्ट्रेन का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मैं क्या कह रहा हूं इसको यहां समझिए। मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लेते हैं कि रॉड है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की रॉड है जिसका लेंथ कितना है, एल है। अब हमने क्या किया, इस पे एक मतलब दोनों ओर से पुलिंग फोर्स लगाया, इसमें हमने पुलिंग फोर्स लगाया, ठीक है, रॉड पे हमने पुलिंग फोर्स लगाया F, और F आपको पता है कि डिफॉर्मेशन के लिए इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए रॉड, तो हमने इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाए, ये नियरली ए ही रहेगा। तो हमने देखा कि इसकी लेंथ जो है वो L से स्वाभाविक है कुछ बढ़ेगी, हमने पुल किया इसको दोनों तरफ से, तो L प्लस डेल्टा L हो गई। यहाँ स्ट्रेन कितना होगा भाई, यहाँ स्ट्रेन हुआ डेल्टा L अपॉन L, और स्ट्रेस कितना हमने अप्लाई किया है, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है F अपॉन A। नाउ हमने दोबारा से क्या किया कि इसी रॉड पे हमने पुशिंग फोर्सेस अप्लाई किए, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अप्लाई किए F। फिर हमने ये देखा क्रॉस सेक्शनल एरिया नियरली सेम रहेगा, क्योंकि हमने बता रखा आपको क्रॉस सेक्शनल जो डायमेंशन है दैट इज मच स्मॉलर देन दिस लेंथ, सो उसमें जो चेंज होगा दैट इज नेग्लिजिबल। सो यहां पे अभी हमने देखा कि लेंथ क्या हो रही है, घट रही है, तो लेंथ हमने देखा कि घट गई और चेंज तो हम डेल्टा एल ही लिखेंगे, तो लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल। स्ट्रेन इज अगेन व्हाट, स्ट्रेन इज अगेन डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेस इज अगेन एफ अपॉन ए। सो
दोनों केस में चूंकि स्ट्रेस सेम है तो हमने पाया, एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया कि ये दोनों स्ट्रेन भी क्या है, सेम है। यानी ये डेल्टा एल और ये डेल्टा एल मैग्नीट्यूड वाइज, मॉडुलस वाइज क्या है, सेम है। इसका मतलब इस केस में और इस केस में जो डेल्टा एल अपॉन एल, यहां वाला डेल्टा एल अपॉन एल और यहां वाला डेल्टा एल अपॉन एल, यानी हमने देखा दिस डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू दिस डेल्टा एल अपॉन एल, बट मैग्नीट्यूड वाइज बोले तो मॉडुलस वाइज, यानी हमें क्या लगाना होगा, मॉड लगाना होगा। चाहे पूरे में लगा दीजिए, ऊपर डेल्टा एल में खाली लगाइए, क्योंकि निगेटिव तो डेल्टा एल है। दिस डेल्टा एल इज व्हाट, निगेटिव, दिस स्ट्रेन इज व्हाट, निगेटिव, एंड दिस स्ट्रेन इज व्हाट, पॉजिटिव। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। इसके बाद अब आता है नंबर यंग्स मॉडुलस का। ठीक है, इतनी बात पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या बात आती है, अब बात आती है कि स्ट्रेस बोले तो F अपॉन A इज इक्वल टू जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं उसको। यंग एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस केस को एनालाइज किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाले केस को, और इसलिए जो हुक्स लॉ में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था दैट इज नेम्ड आफ्टर हिज नेम, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो y यहां पे आया एंड देन हियर कम्स डेल्टा एल अपॉन एल। ध्यान रखिएगा कि ये जो y है ना, इट शुड बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। सो सिंस इट इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एल अपॉन एल तो हमारा निगेटिव ही हो रहा है, स्ट्रेन तो हमारा निगेटिव ही हो रहा है, इसलिए मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं, एक मॉड लगा रहा हूं, ताकि हमें पता है कि ये डेल्टा एल चाहे इस केस का हो चाहे इस केस का हो, हर बार ये क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मॉडुलस इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए मैंने यहां मॉड लगा दिया। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे F अपॉन A एंड L अपॉन डेल्टा एल। सो हियर हमको क्या लगा देना चाहिए, मॉड लगा देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। So this is stress and this is what, 1 upon strain. So stress upon strain, this is simply stress upon strain. Be it tensile stress or compressive stress, here it is tensile stress and here it is compressive stress. So दोनों केस हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, so this is Young's modulus of elasticity. अब बताइए कि मैं अगर आपसे, अच्छा फिर से दोहरा दूं मैं कि ये मॉड हमने क्यों लगाया है। मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि जो डेल्टा एल अपॉन एल है इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। स्ट्रेन हमारी निगेटिव भी हो सकती है। यदि हमारा चेंज इन लेंथ निगेटिव हो गया तो स्ट्रेन क्या होगा, निगेटिव होगा। चेंज इन लेंथ पॉजिटिव होगा तो स्ट्रेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये स्ट्रेन हमारा निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जबकि y जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है एंड इट मस्ट बी पॉजिटिव, एंड फॉर the same region that this y should be positive, we put a mod over here. ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का SI यूनिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर स्ट्रेन चूंकि यूनिट लेस क्वांटिटी है और ये जो स्ट्रेस है वही यूनिट इसका भी होगा। बिल्कुल होगा। तो SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस y इज व्हाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी कहते हैं, आपको पता है। ठीक है, जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही यंग्स मॉडुलस की यूनिट होगी। ठीक है, तो फटाफट आप इतनी बात नोट करिए। अब हम जानेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये जानने से पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, मैकेनिक्स में ही हमने पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। हर एक पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, या यूं कहें कि हर एक कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग एक
पोटेंशियल एनर्जी होती है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके करस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स की करस्पॉन्डिंग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड नाउ इलास्टिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलास्टिक फोर्स? इलास्टिक फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स which is against the applied force, the deforming force, deforming force के विरुद्ध एक जो बल सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होता है, that is called the elastic force. So यहां आपने अभी देखा कि मान लीजिए ये एक वायर है और इस पे हमने पुलिंग फोर्स लगाया ऐसे, तो हम बात F मान लीजिए मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया आपने, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए इसलिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया। हम बात करें इस लेयर की, द लास्ट लेयर की अगर हम बात करते हैं इस लेयर की, तो एक पतली सी लेयर ले लीजिए यहाँ पे, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? F फोर्स लगेगा, जो कि इसके बराबर होना ही चाहिए वो तो। सो दिस फोर्स इज व्हाट? रीस्टोरिंग फोर्स। ये कैसा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। और ये कैसा फोर्स है? ये एक्सटर्नल फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स, एंड दिस इज इंटरनल फोर्स। ये फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स जो कि यहां टेंसाइल नेचर का है क्योंकि पुलिंग फोर्स है, सो ये फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और यही कैसा फोर्स है? ये इलास्टिक फोर्स है। ठीक है। उसी तरह यहां पे यदि हम यहां पे एक लेयर लेते तो यहां भी ऐसी ही कहानी होती, यहां एक लेयर लेते तो यहां पे भी ऐसी ही कहानी होती, यहां पे भी ये F फोर्स ऐसे लगता, ये वही फोर्स होता। ठीक है। तो अब आइए जरा हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। मान लीजिए हमने एक वायर ली जिसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है, और ये हैंग कर रही है एक सीलिंग से। फिर हमने क्या किया? इस पे फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से जो है ये रॉड में के लेंथ में इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। अभी रॉड की लेंथ हो गई L प्लस एक्स मान लेते हैं, और फाइनली जो इसमें चेंज हुआ लेंथ में वो हुआ डेल्टा एल, यानी अब लेंथ हो गई है L प्लस डेल्टा एल। यहां हमने फोर्स लगाया। बेशक दिस फोर्स इज वेरिएबल फोर्स बिकॉज द रीस्टोरिंग फोर्स विच जनरेट्स इन द वायर इज मस्ट बी इक्वल टू दिस F। सो यहां पे हमने F फोर्स लगाया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसा कि शुरू से बता रहा हूं मैं आपको, नियरली हम A ही लेके चल रहे हैं क्योंकि उसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन में चेंज को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इज मच स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द वायर। सो यहां पे देखिए जरा, लास्ट लेयर की बात करिए, यहां पे तो यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, देखिए यहां पे ऐसे, तो ये इसका भी मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा तो यहां पे भी वही सेम, लेकिन इसका वर्क क्या होगा? 0 होगा। सीलिंग ने F फोर्स लगाया था, ये सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है आपने, इक्विलिब्रियम में है, तो इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जितना हमने लगाया उतना सीलिंग ने लगाया, तभी डिफॉर्मेशन हो रहा है। ये F ये रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं, टेंसाइल नेचर के हैं यहां पे, और इलास्टिक फोर्सेस इन्हीं को कहते हैं। सो अभी मान लीजिए कि जो F हमने लगाया उसकी वजह से इस रॉड के लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो गया जी? dx। कितना इंक्रीमेंट हो गया? dx। सो स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स F इज व्हाट? dw। आइए लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस F dx। वाई माइनस किसके द्वारा किया गया स्मॉल वर्क? इस F के द्वारा, यानी दिस इज व्हाट? दिस इज स्मॉल वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स या फोर्सेस कहिए, इन दोनों की वजह से कहिए, है ना। तो क्या होगा भाई? इलास्टिक फोर्सेस की वजह से जो वर्क हुआ वो
तो सिर्फ इसकी वजह से हुआ क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या है, रेस्ट में, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, नीचे की ओर फोर्स लगा ऊपर की ओर तो माइनस आ जाएगा F डॉट ds, सो cos 180, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट उल्टी दिशा में हुआ है तो माइनस आएगा। और आपको एक बात मैं बता दूं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, गाइडिंग कॉन्सेप्ट, जो हमको पढ़ाया गया किसमें, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, मैकेनिक्स में। सो टोटल वर्क आइए फाइंड करते हैं। यहां से हम इसको खींचते हुए ले आए यहां तक, और यहां पे हमने जो फोर्स लगाया वो कितना फोर्स होगा, 0 होगा। कैसे पता चला 0 होगा, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं उस फोर्स को, क्योंकि जैसे यहां की यदि बात करें हम तो यंग्स मॉडुलस या स्ट्रेस लिखते हैं तो स्ट्रेस हो गया F अपॉन A इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस और इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन इज व्हाट, X अपॉन L, X इज चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ इज L। अब यहां हमको मॉड भी लगाना होगा, लेकिन आपको पता है कि यहां तो जो x है वो पॉजिटिव है तो मॉड लगाए हटा भी सकते हैं, मॉड हटा देते हैं। आइए मॉड हटाएं तो क्या हो जाएगा, F अपॉन A। अगर ये कंप्रेसिव फोर्स होता तो डिक्रीमेंट हुआ होता, तो x हमारा क्या होता, निगेटिव होता। तो यहां पे लिखेंगे y इंटू एक्स अपॉन एल। सो व्हाट इज f, आइए f लिख देते हैं y के टर्म्स में, मैंने y को यूज करते हुए। वेरिएबल f की वैल्यू क्या होगी x के टर्म्स में, जो कि x 0 से लेके कहां तक गया, डेल्टा एल तक इंक्रीज हुआ है। तो f इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एल। सो दिस इज f। अब देखिए जब x यहां पे 0 था तो फोर्स क्या था, 0 था, इसलिए यहां दिखाया नहीं है। तो जबकि वेरिएबल है तो आइए दिखा भी सकते हैं हम। f इसकी वैल्यू यहां क्या है, 0 है, क्योंकि x क्या है, 0 है। देखिए f की वैल्यू क्या है, वाई ए एक्स अपॉन एल। आइए यहां लिखते हैं, सो इज इक्वल टू वाई ए एक्स अपॉन एल, दिस इज dw। सो व्हाट इज टोटल वर्क डन फ्रॉम हियर टू हियर बाय दिस इलास्टिक फोर्स। टोटल वर्क क्या है भाई, अब देखिए इलास्टिक फोर्स हम वर्क इसका फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू इसकी लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होता है, सेम होता है। वर्क तो हम इस फोर्स का ही लिख रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड जब हम लिखने जा रहे हैं उस फोर्स का, तो फिर हम इसको ही लिख के काम चला ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वाई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, और यहां भी डी एक्स देखिए छूट गया, दिस माइनस, ये तो एफ था, सो माइनस, और इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे। डब्ल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सम करेंगे 0 टू 0, x की वैल्यू 0, 0 से कहां तक, डेल्टा एल तक, 0 टू डेल्टा एल। सो इट बिकम्स व्हाट, वाई ए, ये सब कांस्टेंट है, एल बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 0 टू डेल्टा एल। नाउ देखिए ये बन जाएगा वाई ए अपॉन एल एंड इंटू डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 2। सो इसको हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं 1/2 एंड वाई एंड ए एंड इंटू डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल, डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल। आइए थोड़ा सा और इसको रीअरेंज करते हैं और इस फॉर्म में लेके आते हैं, 1/2 वाई इंटू ए, और देखो नीचे एल है तो हम ऊपर भी क्या करते हैं, एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और ये हमारा बन गया अब डेल्टा एल अपॉन एल का क्या है, स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, अब देखिए इतना वर्क हुआ, इतना वर्क हुआ किसके द्वारा, इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस के द्वारा, टोटल वर्क। सो इतने से ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, वायर की पोटेंशियल एनर्जी वो
घट गई है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर इज, इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ द वायर इज माइनस डब्ल्यू. सो माइनस डब्ल्यू इज व्हाट, एंड सी दिस माइनस साइन मुझसे छूट रहा है. सो माइनस ऑफ व्हाट 1/2 एंड अगेन माइनस दिस माइनस. सो माइनस ऑफ 1/2 y a इंटू एल इंटू डेल्टा एल अपॉन एल का क्या स्क्वायर. सो इट बिकम्स व्हाट 1/2, ये पॉजिटिव हो गया, 1/2 y a इंटू एल एंड इंटू डेल्टा एल अपॉन एल का क्या स्क्वायर. ठीक है. अब देखिए ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है. जब वायर अपनी नेचुरल लेंथ में है उस समय वायर रिलैक्स्ड है. सो लाइक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब लेते हैं, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है. हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी जीरो तब लेंगे जब वायर अपनी नेचुरल लेंथ में है. सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वेंशनली, यानी एक कन्वेंशन है. क्या है कन्वेंशन? कन्वेंशन है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is considered to be zero या taken to be zero when the material is when the body is in its natural shape, natural size and shape. ठीक है. सो हमने इनिशियली जो था क्या ले लिया, वहां जीरो ले लिया, और फाइनली जो हुआ उसको आइए हम बोल देते हैं u. तो u माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या बना, 1/2 y a इंटू एल एंड इंटू डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर. ठीक है. अब देखिए u इज इक्वल टू, आइए थोड़ा सा इसको और रीअरेंज करते हैं. 1/2, अब y इंटू, आओ इसमें से एक डेल्टा एल अपॉन एल यहां लिखो, तो y यंग्स मॉडुलस हुआ और इंटू डेल्टा एल अपॉन एल. तो ये क्या हुआ, स्ट्रेन हुआ. यहां पे मॉड नहीं लगाना है क्योंकि डेल्टा एल यहां दिख रहा है, पॉजिटिव है, बड़ा है लेंथ, सो मॉड की जरूरत नहीं है. तो यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन इज व्हाट, स्ट्रेस. यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन इज व्हाट, स्ट्रेस. एंड यहां पे बच गया क्या, एक और आओ लिख देते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल पहले लिख देते हैं इसका वाला एक, और y और a इंटू एल यहां अलग से लिख देते हैं ये वाला. a इंटू एल इज व्हाट, वॉल्यूम. सो अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बना हमारे सामने. u इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू व्हाट, वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द वायर नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ. सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया. दिस इज व्हाट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. सो दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये कहां पे स्टोर्ड है, स्टोर्ड इन द बॉडी. ये बॉडी के अंदर होता है. अब देखिए कि अगर याद रखने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम याद रखिए, यानी दिस इज व्हाट, u अपॉन वॉल्यूम. ये आपको याद रखने में आसानी होगी. 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ये क्या है, ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये है पूरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि कंप्रेसिव फोर्स उसमें जनरेट होगा वायर में, यानी हमने पुश किया होता दोनों तरफ से वायर को, तब भी यही फॉर्मूला आता. बस वहां ध्यान देना होगा कि वहां स्ट्रेन पे क्या लगाना होगा, मॉड लगाना होगा आपको. डेल्टा एल अपॉन एल पे क्या लगाना होगा, मॉड लगाना, क्योंकि वो निगेटिव होगा.
और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तब भी उसमें क्या जनरेट होगी, पॉजिटिव। लाइक स्प्रिंग को यदि हम खींच देते हैं एक्स से, यदि एक्स इलोंगेशन उसमें कर देते हैं, एक्स अमाउंट से उसको इलोंगेट करते हैं, तो भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक्स अमाउंट से उसको हम कंप्रेस करते हैं, यानी उसमें हम कंप्रेशन जनरेट करते हैं एक्स का, नेचुरल लेंथ से उसकी लेंथ को एक्स से हम यदि कम कर देते हैं, तो भी स्प्रिंग पोटेंशियल क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दोनों ही केस अगर हम पुश करते ना, अगर हम दोनों ओर से दबाते तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा आप दबाते तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा जनरेट होता, ऐसा जनरेट होता है ना। तो भी आप ढकेल रहे हैं उधर, तो भी वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब भी वर्क डन इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का निगेटिव होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसको आप याद रखिएगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। व्हाट इज इट? इट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके करस्पॉन्डिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन किया। हम पढ़ रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आपको एक साथ में दिखाता हूं, ये सारा आप जरा नोट करिए। देखिए, मैं एक काम करता हूं, अभी छोटा दिख रहा होगा आपको, मैं बड़ा करता हूं इसको ताकि आप नोट कर लें। ठीक है, नोट करिए आप, फिर मैं ऊपर कर देता हूं। अब नोट करिए, इतना नोट करिए फटाफट। ये देखिए, ये नेचुरल लेंथ में वायर है, इसलिए 0 फोर्स लगाना है इसको खींचने के लिए, धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, एक्स शुरू में 0 है, 0 फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है खींचने के लिए। जैसे स्प्रिंग को खींचने के लिए वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ता है ना, क्योंकि फोर्स हमारा के एक्स के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन इज व्हाट, डेल्टा एल अपॉन एल, और हियर एक्स अपॉन एल। So F is equal to Young's modulus or into what, x upon L, and this is stress. F upon A is equal to y into x upon L. तो F is equal to क्या हो जाएगा, y into x upon L into A, जो कि यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद चूंकि ये वैल्यू यानी दिस फोर्स एंड दिस फोर्स दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और हमको इसका वर्क बताना है। तो dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी, दिस एफ इज व्हाट, दिस एफ, यानी ये इलास्टिक फोर्स है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स विच इज हियर टेंसाइल इन नेचर। तो इस टेंसाइल फोर्स का ये जो है वर्क लिख रहे हैं हम, तो मैग्नीट्यूड तो यही वाला लिखेंगे क्योंकि वो इसके बराबर, ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। हमने लिख दिया फटाफट कर, बाकी तो कैलकुलेशन करते गए क्योंकि टोटल वर्क निकालना है 0 से डेल्टा एल जब तक लेंथ हुई तब तक हमको फाइंड करना है ना। तो अब जो है, अब आप ये नीचे नोट करिए, इसको नोट करिए फटाफट, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करिएगा। अभी फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कन्वेंशन है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी 0 व्हेन द बॉडी इज इन इट्स नेचुरल साइज एंड शेप। ठीक है, तो ये हुआ, ये पूरा हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नोट करिए। इसी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाले केस में ही, यानी यंग्स मॉडुलस के ही केस में, एक पैरामीटर डिफाइन किया है, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। क्या है ये, आइए जरा जानते हैं। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन रेशियो या पॉइजन्स रेशियो, सो इट इज सिंपली अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है ये, जरा समझिए ऐसे। देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि यदि किसी वायर को हम पुल करें या पुश करें, यानी उसकी लेंथ हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगभग क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, सेम लेके चल रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा तो नहीं। यदि हम इसको पुल करते हैं, इसकी लेंथ बढ़ती है,
तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा, और डेंसिटी सेम रहेगा तो वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, क्योंकि मास तो सेम है। तो वॉल्यूम सेम तभी रहेगा जब लेंथ बढ़ने पर डायमीटर क्या होगा, घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घटेगा। यानी यदि मैंने इसको पुल किया और देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पुल करने पे आप इस बात से सहमत होंगे कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, कम हो गया, या यूं कहें कि क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, जो कि मैं यहां लेंथ को L लिख रहा हूं, डायामीटर को D लिख रहा हूं, वो डायामीटर यहां पे क्या हो गया, वो डायामीटर यहां पे हो गया D प्लस डेल्टा D, और लेंथ इसकी जो है वो हो गई L प्लस डेल्टा L। हमने यहां पे इसको पुल किया है, ऐसे एक फोर्स लगाया है F, और इधर इक्वल पॉइंट फोर्स लगाया है F, ठीक है। तो अब इस डेल्टा L और डेल्टा D में क्या संबंध होगा, इसी को पॉइजन्स रेशियो से रिप्रेजेंट किया है। होता क्या है कि दिस डेल्टा D अपॉन D, अब आप ये बताइए कि लेंथ में जितना ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, यानी डेल्टा L जितना ज्यादा होगा, डायामीटर में उतना ज्यादा कमी होगी, यानी डेल्टा D भी उतना ज्यादा होगा। हाँ, ये जरूर है कि डेल्टा L यदि पॉजिटिव होगा तो डेल्टा D निगेटिव होगा, लेकिन डेल्टा L जितना ज्यादा होगा डेल्टा D उतना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि दिस डेल्टा D अपॉन D is proportional to, this delta D upon D is proportional to delta L upon L. Delta D upon D is proportional to, directly proportional to delta L upon L. यानी यदि डेल्टा L अपॉन L 2 गुना हो गया तो डेल्टा D अपॉन D भी क्या होगा, 2 गुना होगा। हाँ, ये जरूर है कि this will be of opposite sign of this delta L upon L, यानी उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहां मॉड लगा देना होगा। तो जब हमको पता ही है कि अपोजिट होगा तो मोड लगाए नहीं, यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये डेल्टा L अपॉन L क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिख दें कि डेल्टा D अपॉन D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा L अपॉन L। अब देखिए सही हो गया। अरे भाई मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। यदि डेल्टा D अपॉन D पॉजिटिव है, ये कब होगा भाई, तो यदि कंप्रेस किया, लेंथ कम किया, तो डेल्टा L अपॉन L निगेटिव होगा और डेल्टा D अपॉन D क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और खींचा है तो डेल्टा D अपॉन D क्या है, निगेटिव है, क्योंकि डेल्टा D तो निगेटिव होना ही है, डायमीटर कम हो रहा है, और डेल्टा L अपॉन L क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसे लिख दीजिए। अब यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, बोले तो डेल्टा D अपॉन D, वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम सिग्मा से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, माइनस डेल्टा L अपॉन L। सो इसी को हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ डेल्टा D अपॉन D अपॉन डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। ये है पॉइजन्स रेशियो, दिस इज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। सो पॉइजन्स रेशियो आप फटाफट नोट करिए, ध्यान रखिएगा। और एक और बात मैं बता दूं कि जब तक मेंशन ना हो, इफ नॉट मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, वी इग्नोर दिस पैरामीटर पॉइजन्स रेशियो। इसको आप लिख लीजिए कहीं कि इफ नॉट मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, वी इग्नोर द पैरामीटर पॉइजन्स रेशियो। ये नहीं कि अब सब पढ़ लिया आपने, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सबके बारे में जान लिया, हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप सेम लेके चल रहे हैं, सेम लेके चल रहे हैं, चाहे लेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है, और अब क्वेश्चन में आए तो आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे यार लेंथ बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घटना चाहिए। बेशक घटना चाहिए, लेकिन अगर उसमें पॉइजन्स रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है तो आप छोड़िए उसको, इग्नोर करिए, है ना। हाँ, यदि पॉइजन्स रेशियो देके ही कुछ आपसे इस तरह की बात पूछ ले कि भाई लेंथ में इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है तो डायमीटर में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट होगा, इस टाइप का कुछ प्रश्न पूछ ले, देन पॉइजन्स रेशियो वहां पे आपके काम आएगा, ठीक है। वी विल सी दिस इन क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए फटाफट पहले नोट करिए आप। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू शियर मॉडुलस या
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, यानी शेयरिंग स्ट्रेन वाले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे अब हम चलते हैं, पहले इसको नोट करिए। अब आइए हम जानते हैं शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आपको तो पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सिंपली द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो शियरिंग स्ट्रेन के केस में होता है। जैसा आपको मैंने शियरिंग स्ट्रेन बताते समय डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं कि ये कोई सिलेंडर लिया हमने और इसको आइए मान लेते हैं कि फिक्स कर दिया और इस पे हमने फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगा दिया? F। तो जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसको चूंकि फिक्स है तो सपोर्ट के द्वारा इस पे फोर्स लगेगा F, ऐसा इधर लगेगा ही। और ऐसा लगने से इफेक्ट क्या हुआ? फोर्स लगाने से ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए यहां पे ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस है, टॉप एंड बॉटम, दैट इज x, एंड लेट अस कॉल दिस लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L। सो दिस एंगल इज ए थीटा। सो शियरिंग स्ट्रेन हमने क्या पढ़ा है भाई? इस केस में शियरिंग स्ट्रेन जो है वो कितना होता है? तो x अपॉन L होता है, दैट इज व्हाट? tan थीटा। और उसको हम नियरली थीटा लिख सकते हैं बिकॉज थीटा इज स्मॉल। सो अप टू 5 डिग्री तक हम tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं डायरेक्टली। 10 डिग्री पे tan थीटा और थीटा में 0.1% का डिफरेंस होता है। सो tan थीटा को हम 5 डिग्री तक थीटा लिख सकते हैं, बट इन रेडियंस। और शियरिंग स्ट्रेस कितना है या शियर स्ट्रेस कितना है? तो वो है F अपॉन A। आपको तो पता है कि स्ट्रेस is equal to modulus of elasticity. So here this modulus is modulus of rigidity या shear modulus of elasticity, shear modulus of elasticity, and into strain is x upon L. So this eta is equal to F upon A into L upon x। इसको और आगे हम क्या लिख सकते हैं? इसको और आगे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू F स्ट्रेस एंड x अपॉन L इज व्हाट? tan थीटा। इसको और फर्दर आगे हम क्या लिख सकते हैं? F अपॉन A इंटू थीटा। सो दिस इज शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। This is shear modulus of elasticity या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा को कहते हैं। ठीक है, अगर इसके SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इसका कितना होगा भाई? क्या होगा? तो वही जो स्ट्रेस का होगा, क्योंकि दिस इज अगेन द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। दिस डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा, लेंथ मीटर में होगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। दिस यूनिटलेस, एनी स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। सो ईटा का भी SI यूनिट मीटर पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। और यदि इसके वैल्यू की बात करें तो जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड मटीरियल्स दिस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 1/3 of Young's modulus of elasticity of that material, nearly। ठीक है, सो लगभग ईटा इज नियरली y/3। यानी फॉर, आइए लिख देता हूं मैं, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। वैसे याद तो, वैल्यू तो याद करना नहीं है, चाहे यंग्स मॉडुलस हो चाहे शियर मॉडुलस हो, लेकिन फॉर मोस्ट, मान लीजिए यही एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स, बेशक हम सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स
ईटा इज इक्वल टू y/3। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट करिए जरा, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे एंड देन हम लोग जो है बल्क मॉडुलस पे चलेंगे। अब आइए क्वेश्चन करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे बेस्ड। क्या कहता है क्वेश्चन कि अ स्क्वायर स्लैब ऑफ लेड ऑफ साइड लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन। यानी एक स्लैब है जिसका साइड लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना है 10 सेंटीमीटर, उसके पतले वाले फेस पे हमने फोर्स लगाया 9 × 10⁴ न्यूटन, यानी 90,000 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब कहता है लोअर फेस को फिक्स कर दिया गया है, हाउ मच विल द अपर फेस डिस्प्लेस, तो अपर फेस कितना डिस्प्लेस होगा, क्योंकि लोअर तो फिक्स है, यानी लोअर के रेस्पेक्ट में अपर कितना डिस्प्लेस होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ लेड इज 5.6 गीगापास्कल। तो आइए पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो कहता है कि नैरो फेस यानी पतले वाले फेस पे हमने फोर्स लगाया और नीचे वाले फेस को हमने फिक्स किया है, यानी पतला वाला फेस किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो आइए पतला वाला फेस ऊपर बनाता हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा हो गया स्क्वायर और ये हो गया एक और स्क्वायर, ये हमारी पूरी स्लैब हो गई। ठीक है, ये स्लैब हो गई। अब जो है ये स्लैब हो गई। अब कहता है कि नैरो फेस, नीचे वाला तो फिक्स है, तो नैरो फेस कौन सा हुआ जिस पे फोर्स लगा, ऊपर वाला हो गया। ये 50 एंड दिस थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर। अब इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया है, फोर्स लगाने से ये ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, उसी का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो वो कैसे हो जाएगा जरा वो देख लेते हैं हम लोग। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये अपना ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। ये हमारा बाद में फोर्स लगाने के बाद, ये देखिए हमने इस पे फोर्स लगाया था और फोर्स लगाने के बाद जब हमने यहाँ फोर्स लगाया 9 × 10⁴ न्यूटन का, तो यहाँ पे इधर सपोर्ट ने फोर्स लगाया 9 × 10⁴ न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट, ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट बताइए, ऊपर वाले फेस का डिस्प्लेसमेंट बताइए x, एंड ये कितना है भाई, ये है 50 सेंटीमीटर। तो यहां पे जरा मुझे आप ये बताइए कि शियरिंग स्ट्रेस कितना है, यहां शियरिंग स्ट्रेस कितना है, तो F/A, F इज हाउ मच 9 × 10⁴ न्यूटन and A is how much, area of cross section is 10 centimeter into 50 centimeter. See, this is 50 centimeter, this is 10 centimeter. Area of cross section 10 into 50, that is 500 centimeter square. So meter square में convert करते हैं 9 × 10⁴ न्यूटन and upon 500 into 10⁻⁻4 meter square. So it becomes how much, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, 9/5 is 1/8 into 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वी हैव गॉट टू नो द शियरिंग स्ट्रेस, जो कि इस फेस पे हमने अप्लाई किया और नीचे सपोर्ट ने फोर्स लगाया है। ठीक है, इक्वल अपोजिट फोर्सेस हो गए, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, डिफॉर्मेशन हो गया। हमें बताना है इस एक्स का वैल्यू। आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ईटा जो है इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। सो शियरिंग स्ट्रेस इज हाउ मच, 1.8 into 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड शियरिंग स्ट्रेन इज हाउ मच, x/50 सेंटीमीटर। नीडलेस टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर में आएगा, मिलीमीटर में लिखेंगे मिलीमीटर में आएगा, क्या जरूरत है कन्वर्ट करने का, एक्स हमारा सेंटीमीटर में आने जा रहा है क्योंकि ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। सो जिस यूनिट के साथ
50 को लिखेंगे, मैंने ये वाला लिखेंगे साइड लेंथ, उसी यूनिट में हमारा x आएगा। तो रहने दीजिए, सेंटीमीटर में आंसर फाइंड करते हैं। सो x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन दिस इज गीगा पास्कल। तो 5.6 गीगा इज व्हाट 10⁹ सो 5.6 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू नो पास्कल इज सेम एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये हुआ, एंड दिस 50 कहां जाएगा भाई, तो 50 हमारा ऊपर जाएगा इंटू 50 सेंटीमीटर। सो ये जो है हमारा कैंसिल हो गया और हमारा आ गया 1.8 अपॉन 5.6 एंड 18 अपॉन 56। सो 18 upon 56 into 50. So it becomes 18 upon 56, 18 upon 56 into 50 and into 10⁻³ सेंटीमीटर। देख रहे हैं, 10⁻9 ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। और इसको और फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9 अपॉन 28 एंड इंटू 50। सो 450 अपॉन 28, 450 अपॉन 28 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है। सो और फर्दर कैलकुलेट करते हैं इसको। फर्दर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, ये आएगा कितना आ जाएगा 28 1 जा 28 एंड 17। सो 28 इंटू 6 सो 28 and 17। So 28 into 6 is 168, 168। So 6 and 2 बच गया 2, so 0.0 and again 7, 6 हुआ 7 is like something 7 into 10⁻³ centimeter. So it will be 1.607 into 10⁻²। तो इसी में एडजस्ट कर देते हैं और इसको लिखते हैं कितना, ये हो जाएगा हमारा 0.01607 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आप इसको फटाफट नोट करिए। आइए एक साथ मैं दिखा देता हूं। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप देख लेंगे यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट किया है अभी। ठीक है, एक साथ दिखा देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है, अगर आप नोट करना चाहें तो ये लीजिए आपका क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अभी आप क्वेश्चन जो है का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, फटाफट नोट करिए। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, एंड दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दैट इज इन केस ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, सो नाउ कम्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको यूजुअली हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सिंपली, एंड इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। सो फॉर अ मटेरियल, सो किसी भी बॉडी के केस में यदि मान लीजिए कोई बॉडी है और उसको हमने किसी फ्लूइड में डाल दिया, लाइक ये बॉडी है मान लीजिए। ठीक है, इसको हमने, और इसका वॉल्यूम है V, इसका वॉल्यूम है V, इसको किसी फ्लूइड में डाल दिया। फ्लूइड में डाला तो इसके ऊपर प्रेशर लगा,
एंड एक्सेस प्रेशर की वजह से ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया। इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। ठीक है, ये सब आपको बताया गया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाले केस में। हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज सिंपली एक्सेस प्रेशर, ऐसा आपको बताया गया था। सो यहां क्या हुआ, यहां पे फोर्स लगा, और आपको पता है कि कोई भी फ्लूइड जो है, जो फोर्स लगाता है, हाइड्रोलिक फोर्स जो होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस ऑफ द बॉडी। सो इस पे ऐसा फोर्स लगा। दिस फोर्स इज P plus delta P. Mind you, here this delta P is the excess pressure, क्योंकि P तो जो है यहां की अगर बात करें तो P प्लस डेल्टा P बाहर से लग रहा था शुरुआत में, एंड अंदर से P लग रहा था, इसीलिए कंप्रेस हो गया। सो दिस एक्सेस प्रेशर इज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस डेल्टा P। तो यहां पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस कितना है, हियर हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज सिंपली डेल्टा P, दिस पॉजिटिव। प्रेशर बढ़ाया है, वॉल्यूम घट गया। अच्छा, बाद में वॉल्यूम जो घट के हो गया है वो कितना हो गया, V प्लस डेल्टा V। माइंड यू हियर डेल्टा V इज व्हाट, निगेटिव। डेल्टा V इज निगेटिव, दिख रहा है आपको। सो वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा V अपॉन V, एंड नीडलेस टू से इट इज निगेटिव ओवर हियर। हियर इट इज व्हाट, निगेटिव। अगर डेल्टा P निगेटिव होगा, यानी प्रेशर बाहर से घट जाए, तो ये क्या हो जाएगा, और फैल जाएगा बॉडी, तब डेल्टा V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी डेल्टा P और डेल्टा V हमेशा अपोजिट साइन के होंगे। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड अपॉन स्ट्रेन। बट यू नो, एज यू नो दैट दिस B मस्ट बी व्हाट, पॉजिटिव। ये B क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और B पॉजिटिव तभी होगा जब इस डेल्टा V अपॉन V को हम उसी साइन का रखें जिस साइन का क्या है, डेल्टा P है। यानी हम यहां क्या करते हैं, एक माइनस साइन लगाते हैं अपने पास से बल्क मॉडुलस के केस में। इसलिए ताकि ये बल्क मॉडुलस हमारा क्या निकल के आए, पॉजिटिव आए। इट इज a positive constant for a given material. कोई भी modulus of elasticity is a positive constant for a given material. So for this to be positive, here we put a minus sign. ठीक है। So यदि एक्सेस प्रेशर की बात हो, मान लीजिए कहीं आगे चल के आपको एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, B इंटू माइनस डेल्टा V अपॉन V, दिस विल बी द एक्सेस प्रेशर या चेंज इन प्रेशर, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। दिस इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस या चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर को और आप क्या कह सकते हैं, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब फटाफट इसको नोट करिए, इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, तो फटाफट इसको नोट करिए। एंड एक पैरामीटर और हम यहां जान लेते हैं, दैट इज व्हाट, कंप्रेसिबिलिटी। Compressibility of the material. So this is bulk modulus. This is bulk modulus of this body, be it solid or liquid or gas. So compressibility of the same body is defined as is reciprocal of the bulk modulus। यानी किसी भी बॉडी का कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसको यदि हम K से रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज 1 अपॉन B। अच्छा, बल्क मॉडुलस का ऐसा यूनिट क्या होगा, वही होगा जो स्ट्रेस का होता है।
क्योंकि स्ट्रेन तो अगेन डेल्टा वी अपॉन वी इज यूनिटलेस, तो डेल्टा पी क्या होगा, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बल्क मॉडुलस का भी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। सो कंप्रेसिबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होगा भाई, 1 अपॉन पास्कल, पास्कल इनवर्स, यानी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, अब आप ये सारी बात आप नोट करिए, दिस इज ऑल अबाउट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आप इसको नोट करिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आइए क्वेश्चन करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे बेस्ड। क्या कहता है क्वेश्चन, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, यानी एवरेज जो डेप्थ है इंडियन ओशन का वो 3000 मीटर है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको समझते हैं पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए, मान लीजिए कोई ओशन है, ठीक है, और इस ओशन में जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है, 3000 मीटर, 3000 मीटर। तो बहादुरों, ये एवरेज, ये जो पूछ रहा है आपसे फ्रैक्शनल कंप्रेशन, यानी डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी यहां पे आप कोई भी वॉल्यूम ले लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां देखिए, यहां पे मान लीजिए एक वॉल्यूम आपने ऐसा कंसीडर कर लिया, जैसा आपको बल्क मॉडुलस, यानी जैसा आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और हाइड्रोलिक स्ट्रेस जब बताया गया पिछली क्लास में, वहां पे जैसा आपको समझाया गया था, ठीक उसी को हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे एक हमने इसी वाटर का ही इतना वॉल्यूम हमने कंसीडर कर लिया, इतना बोले तो कितना, वी वॉल्यूम कंसीडर कर लिया। अब हम कितना नीचे चले गए, 3000 मीटर नीचे चले। इसके डायमीटर को आप इग्नोर करिए, 3000 मीटर की तुलना में ये बहुत ही छोटा डायमीटर, जो डायमीटर है ना, मच 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 स्मॉलर देन 3000 मीटर। सो ये नहीं सोचिएगा ये कहां पे और ये कहां पे, ये तो एक पॉइंट जैसा होगा, है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट मास जैसा इसका मास होगा, क्योंकि ये डेप्थ बहुत ज्यादा है इसलिए। अब जब नीचे जाएंगे तो आपको पता है कि यहां पे प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से P नॉट। तो यहां जब आप नीचे जाएंगे, है ना, जब आप यहां नीचे जाएंगे तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आइए हम इसको लिखते हैं V प्लस डेल्टा V, यानी डेल्टा V निगेटिव आएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन प्रेशर यहां पे जो होगा, वो प्रेशर यहां पे आपको क्या बताया था, याद करिए पिछली क्लास में, यहां बताया था P, अगर यहां P है तो यहां P प्लस रो जी एच, यहां P नॉट ले लिया तो P नॉट प्लस रो जी एच, यानी H डेप्थ पे प्रेशर क्या हो जाता है, रो जी एच से बढ़ जाता है। तो यहां जो एक्सेस प्रेशर है, यहां जो एक्सेस प्रेशर है वो क्या है, रो जी एच। यहां P नॉट था, यानी यहां पे प्रेशर इस इतने वॉल्यूम को हमने कंसीडर, दिस इज नॉट अ बॉल, दिस इज नॉट अ सॉलिड बॉडी, इसी वाटर में से इतने वॉल्यूम को कंसीडर कर लिया। एंड सेम वॉल्यूम के बारे में जब हम यहां पे बात करते हैं तो हम पाते हैं कि वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, या वही वाटर हम अगर वहां लेके जाएं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रेशर क्या है, ज्यादा है। सो दिस इज एक्सेस प्रेशर। यानी हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात करें या एक्सेस प्रेशर की बात करें तो एक्सेस प्रेशर हमारा कितना है, रो जी एच। रो एच कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब, एंड जी आइए हम 10 ले लेते हैं, एच कितना है, 3000 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर हमारा हो जाएगा 3 × 10⁻7, 10⁻7 3, अच्छा जी क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी केजी एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन हो जाएगा, एंड मीटर इज पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्लास, दिस इज एक्सेस प्रेशर। एंड नाउ व्हाट अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज, या वॉल्यूम स्ट्रेन इज सिंपली डेल्टा V अपॉन V। सो
आइए हम यहां लिख देते हैं बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेस प्रेशर इज 3 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेल्टा V अपॉन V। सो डेल्टा V अपॉन V, इनफैक्ट यही फाइंड करना है हमको। ओह, यहां माइनस, यस, क्यों माइनस? क्योंकि इट शुड कम आउट टू बी पॉजिटिव। सो दिस इज, यहां से हमारा जो डेल्टा V अपॉन V आया, दैट कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन बल्क मॉडुलस कितना दिया हुआ है? बल्क मॉडुलस दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁹। सो 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी दिस कम्स आउट टू बी यूनिटलेस, यहां माइनस आएगा, सो ये माइनस, सो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2.2 एंड ये ऊपर गया तो 10⁻² हो जाएगा -2 एंड 3 अपॉन 2.2 इज 1, 22 1 जा 22, 8 आया तो 22, 3 जा 66 एंड 14 हुआ, देन 140 अपॉन 22 इज 6, अराउंड 6, ठीक है। तो दिस इज 1 माइनस 1.36 इंटू 10⁻², जस्ट -2, ठीक है। दिस इज डेल्टा V अपॉन V, ध्यान दीजिएगा, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इज व्हाट, इंक्रीमेंट। दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, चेंज बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज बोले तो इंक्रीमेंट। और आपसे क्या पूछ रहा है यहां पे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है हियर फ्रैक्शनल चेंज इन, नॉट चेंज, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट, क्योंकि कंप्रेशन पूछ रहा है ना, फ्रैक्शनल कंप्रेशन, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो डिक्रीमेंट विल बी माइनस डेल्टा V अपॉन V, so it will be 1.36 into 10⁻², so this is simply your answer, 1.36 into 10⁻², or you can say 0.0136 will be your answer. By the way, मान लीजिए यदि आपसे परसेंटेज पूछता तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100, जैसे परसेंटेज चेंज इन लेंथ पूछे तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100, so also परसेंटेज चेंज, चेंज नहीं डिक्रीमेंट ही यहां पे भी फाइंड कर लेते हैं, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.36, सो दिस इज योर आंसर। और यू कैन से, अगर परसेंटेज में बताना है, दिस इज योर आंसर, दिस इज व्हाट, फ्रैक्शनल कंप्रेशन, फ्रैक्शनल कंप्रेशन इन वॉल्यूम या फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम। और चेंज को क्या कह सकते हैं, एक्सपेंशन, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन इज व्हाट, डेल्टा V अपॉन V। बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फटाफट आप इसको नोट करिए, एक साथ मैं पूरा दिखा देता हूं। ये रहा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फटाफट आप इसको नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। यहां हमने वाटर का वॉल्यूम लिया V और वही वॉल्यूम नीचे गया तो थोड़ा कम हो गया, हमने प्लस डेल्टा V इसलिए क्या, कि हमको चेंज पता नहीं है, ठीक है, तो फटाफट इसको आप नोट करिए। चलिए, अब इस तरह से ये चैप्टर की सारी थियरी हुई समाप्त। इसमें हमने लास्ट में ये शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के क्वेश्चंस भी देखे। यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूज होने हैं और इसलिए एक पूरी क्लास हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस की इलास्टिसिटी पे बेस्ड। पहले हम लोग वर्कशीट करेंगे इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस की, बेहतरीन क्वेश्चंस की, द बेस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम्स की। सो आप इन दो लेक्चर्स को, पिछली क्लास को और आज की क्लास को बहुत अच्छे से कर लीजिए,
ताकि अगली क्लास में जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो आपको बहुत मजा आए। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ आएगा, नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे एक साथ। ठीक है, फटाफट हम लोग, और एकदम सारे कॉन्सेप्ट पे जितनी भी बातें बताई गई हैं सबको अच्छे से ध्यान करते हुए आप अगली क्लास में को अटेंड करिए, देन मजा आएगा आपको। एंड दिस वे दिस चैप्टर इज थियरी वाइज डन, बट the most important lecture is the next one, which is completely dedicated to the problems based on this chapter, elasticity। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, प्रॉब्लम्स की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।